हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल चैप्टर सदस्सी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 18 करने वाले हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इस बैच के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। इसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे इसमें, इसे हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो 1857 रिवोल्ट जो था वो एकदम से ही चालू नहीं हो गया, उससे पहले कुछ और रिवोल्ट हुए, ठीक है। जैसे प्री 1857 रिवोल्ट में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो रिवोल्ट थे इनका प्राइमरी रीज़न क्या हुआ करता था? इंक्रीज इन टैक्स, ठीक है। टैक्स जो था वो ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया था, ये पहला प्राइमरी रीज़न था। और दूसरा रीज़न क्या हुआ करता था? ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ज़मींदार, ठीक है। ज़मींदार की जो पॉलिसी जो थी ना, ज़मींदार की जो पॉलिसी जो थी ना वो बहुत ही ऑपरेसिव हुआ करती थी। मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी इनके फेवर में नहीं हुआ करती थी, बहुत इन्हें दबाने के फेवर में हुआ करती थी, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लैंड रिफॉर्म की बात करें जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाए गए, इससे पहले हमने लैंड रिफॉर्म कब कब पढ़े थे? इससे पहले हमने लैंड रिफॉर्म देखे थे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। उसमें क्या हुआ करता था? एक हुआ करता था इक्ता, ठीक है। इक्ता किसे दिया करते थे? इक्तदार को दिया करते थे। उसके बाद क्या देखा था हमने? विजयनगर में देखा था। विजयनगर में कौन सा लैंड रिफॉर्म हुआ करता था? मतलब लैंड का वो हुआ करता था, लैंड कलेक्शन वाला कौन हुआ करता था? अमर नायक सिस्टम, ठीक है। अमर नायक सिस्टम ये हम देख चुके हैं, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा था? मुगल में देखा था हमने। मुगल में कौन सा सिस्टम देखा था? मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम देखा था हमने मुगल में। और उसी प्रकार मैं आपको शायद कल बताना भूल गया, तो जब ये ब्रिटिश लोग थे, इनने जब बैटल ऑफ बक्सर में जीत गए ना, तो इनने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में तीनों जगह पे अपना एक सिस्टम चालू कर दिया। उस सिस्टम का नाम क्या दिया इन लोगों ने? इजरेदारी सिस्टम, ठीक है। लिख देता हूँ। इसमें क्या हुआ करता था? वो लैंड की जो थी ना बोली लगाते थे इस सिस्टम में। ब्रिटिश लोग लैंड की बोली लगाते थे, जिसकी जो सबसे हाईएस्ट बिड करता था उसे सेल कर देते थे। बिड किस लिए लगाई जाती थी, मतलब बोली किस लिए लगाई जाती थी? ताकि जो सबसे ज़्यादा लैंड कलेक्ट पे रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा, टैक्स कलेक्ट करके देगा, तो दे दिया जाता था वो पूरा लैंड, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देगा, इसे क्या कहा जाता था? इजरेदारी सिस्टम। ये ब्रिटिशर्स ने कब चालू किया? जब वो बैटल ऑफ बक्सर जीत गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद क्या चालू किया इन लोगों ने। ये लाए परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। ये वाला सिस्टम ये कहाँ कहाँ लाया गया? बंगाल, यूपी और एमपी वाले रीजन में, ठीक है। तो जैसे एमपी ये इंडिया है हमारा, ठीक है। तो ये इस वाले रीजन में थोड़ा सा लाइन से, ठीक है। कौन सा? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसको किस नाम से जाना जाता है? जमींदारी सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसको 1793 में लाया गया, किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के नाम से हमें क्या याद आना चाहिए? इसे फादर कहा जाता है किसका? इंडियन सिविल सर्विसेज का, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अगला सिस्टम जो लाया गया वो लाया गया रोहित वाली सिस्टम, जो कि 1820 में लाया गया। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? मुनरो और रीड ने। ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? सदर्न इंडिया में, ठीक है। और इसमें डायरेक्टली जो टैक्स जो था वो रियोत से डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया जाता था, ठीक है। रियोत किसे कहा जाता था? पेजेंट्स को कहा जाता था, ठीक है। इसमें क्या जमींदार से कलेक्ट करते थे जमींदारी सिस्टम में? रियोत वाली सिस्टम में डायरेक्ट रियोत से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। रियोत किसे कहा जाता है? पेजेंट्स को कहा जाता है। पेजेंट्स मतलब किसान, ठीक है। किसान से डायरेक्टली ही टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तीसरा सिस्टम ये लोग कौन सा लाए? महल वाला सिस्टम, ठीक है। ये कब लाया गया? 1822 में। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। कहाँ? बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। बंगाल और मोस्टली जो वेस्टर्न जो इंडिया है ना, इंडिया है तो इसके इस पार्ट में लाया गया, ठीक है। तो और ये रियोत वाली सिस्टम कहाँ लाई गई थी? ये सदर्न वाले इंडिया में लाई गई थी, ठीक है। तो मतलब टोटल अगर हम देखें तो ये परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम इस वाले एरिया में लाया गया, इस वाले एरिया में लाया गया महल वाली सिस्टम, ठीक है। और इस वाले एरिया में लाया गया रियोत वाली सिस्टम, ठीक है। जमींदारी, महलवारी और रियोत वाली, ठीक है, याद रखना है ये। और इसे इंट्रोड्यूस बंगाल में इसने क्या था? क्या हॉल्ट मैकेंजी ने। और विलियम बेंटिक ने कहाँ इसे इंट्रोड्यूस किया था? पंजाब में, ठीक है। और वही किसके लिए? विलेज हेडमैन के लिए। एक्चुअली इसमें हुआ क्या करता था महलवारी सिस्टम में? एक जैसे कोई गांव है, ठीक है, बड़ा छोटा गांव है, ठीक है। तो उसमें एक हेडमैन चूज़ कर लिया जाता था, वही सारा टैक्स कलेक्ट करता था और वो टैक्स जाके ब्रिटिश को दे देता था, ठीक है। तो उसी को महल वाली सिस्टम कहा जाता था। तो इसलिए महल से इसमें टैक्स कलेक्ट किया जाता है। महल किसे कहा जाता है? विलेज हेडमैन को। एक विलेज का हेडमैन चूज कर लिया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। यहाँ कोई जमींदार नहीं हुआ करता था और ना ही रियोत से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रिवोल्ट्स की, ठीक है। सबसे पहला रिवोल्ट जो आता है सन्यासी रिवोल्ट। इस रिवोल्ट की क्या खासियत है?
ये रिवोल्ट जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये किस लिए स्टार्ट किया गया था? ये टैक्स और जमींदार के खिलाफ स्टार्ट नहीं किया गया था, ठीक है। ये एक अलग तरीके का रिवोल्ट है जो किस लिए स्टार्ट किया गया था? सन्यासियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे वो इन्हें बहुत सप्रेस कर रहे थे, इन्हें जेल में डाल रहे थे सन्यासी लोग को। सूफी और हिंदू जितने भी सेंट थे ना, उनको बहुत सप्रेस किया जा रहा था, उनकी टीचिंग्स को बहुत निगलेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। उनको ये लोग जेल में डाल रहे थे, उनको मार रहे थे काफ़ी। तो इसीलिए इन लोगों ने इनके खिलाफ एक रिवोल्ट चालू किया 1764 में। कहाँ? बिहार और बंगाल वाले रीजन में। इसके लीडर कौन कौन थे? मंजू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ठीक है। ये 3 इसके मेन लीडर हुआ करते थे। सन्यासी रिवोल्ट हमें याद रखना है, ये 1764 में बिहार और बंगाल वाले रीजन में हुआ। और ये टैक्स और जमींदार के खिलाफ नहीं था, ये डायरेक्टली ब्रिटिश के खिलाफ था, ठीक है। कब? ये एक प्री 1857 रिवोल्ट है, 1857 से पहले हुआ है, पर ये डायरेक्ट ब्रिटिश के खिलाफ है, ठीक है। बाकी जितने भी हमने रिवोल्ट देखे थे वो अपने इमीडिएट कॉज पे थे। इमीडिएट कॉज का मतलब क्या? कि या तो जमींदार, ठीक है, या फिर उसको किसी ने मतलब सताया तो उसके इमीडिएट कॉज, डायरेक्टली ब्रिटिश के ऊपर नहीं, जमींदार या फिर पुलिस जो है उन सब के खिलाफ, ठीक है। अगले रिविलियन की बात करते हैं तो वो है पैका रिविलियन, ठीक है। पैका रिविलियन कहाँ हुआ? 1817 में उड़ीसा में, ठीक है। इसके लीडर कौन था? बख्शी, जगबंधु और विद्याधर, ठीक है। अगर पैका रिविलियन की अगर हम बात करें, पैक जो थे वो एक ग्रुप ऑफ प्रीजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। जो हमने देखा था पहले यहाँ पे उड़ीसा वाले रीजन में गजपति रूलर हुआ करते थे, ठीक है। गजपति किसे कहा जाता है? क्योंकि इनके पास एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। इनके बाद कौन से रूलर आए? इनके बाद एक खुर्दा रूलर आए। तो पैक जो थे वो ग्रुप ऑफ पीजेंट्स थे जो इनको असिस्ट करते थे रूल करने में, ठीक है। क्योंकि मतलब वैसे तो वो पीजेंट्स थे, मतलब किसानी करते थे, पर अपना जब उनका फ्री टाइम हुआ करता था तो ये रूलर्स को असिस्ट करते थे वो लोग, ठीक है, पैक लोग। और सेना में भी भर्ती हुआ करते थे पैक लोग। तो वो ग्रुप ऑफ पीजेंट्स हुआ करते थे जो गजपति को पहले असिस्ट करते थे, उसके बाद एक खुर्दा को असिस्ट करते थे। गजपति के बाद यहाँ पे खुर्दा का रूल हुआ, ठीक है। खुर्दा नाम का एक राज्य यहाँ पे स्थापित हुआ है, तो उसे रूल करते थे। पर हुआ क्या? उसके बाद ब्रिटिश का यहाँ पे पूरा एनेक्स कर लिया। तो ब्रिटिश का कब्जा होने के बाद हमने देखा था बैटल ऑफ बक्सर में, तो उसके बाद हुआ क्या? ब्रिटिश ने इसे एनेक्स कर लिया। और ये जो पैक जितने भी थे, पैक लोग, ठीक है, जो मतलब मैंने आपको बताया पेजेंट्स थे, तो इनका सारा रोजगार ही खत्म हो गया। क्योंकि इनने क्या बोला कि आप कोई भी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इनको भी ये लिया, इनका तो इसका पूरा काम ही, रोजगार ही खत्म हो गया। तो ये लोग क्या करने लगे? इनके खिलाफ एक रिविलियन चालू कर दिया इनके लीडर ने। ये लीडर बख्शी जगबंधु कौन थे? ये खुर्दा के ही एक लीडर थे, ठीक है। खुर्दा के एक राजा हुआ करते थे बख्शी जगबंधु। तो इन्हीं ने ये पैका रिविलियन लीड किया इनकी तरफ से, पैका के मतलब उसके लिए, और ये चालू किया गया, ठीक है। अगले की बात करते हैं अहोम रिवोल्ट। अहोम से हमें समझ जाना चाहिए कि असम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये असम वाले रीजन में ही हुआ ये रिवोल्ट, ठीक है। कब हुआ? 1828 में असम में, ठीक है। इसका लीडर कौन था? गोमाधर कुंवर, ठीक है। अहोम एक किंगडम हुआ करता था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इनके गुरिल्ला वारफेयर के लिए यही फेमस, ये भी गुरिल्ला वारफेयर के लिए फेमस थे। तो इन्हें अहोम किंगडम में ये अहोम रिवोल्ट चालू किया हुआ, ठीक है। अहोम का मतलब ये चालू इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअली था क्या, 1824 से 26 तक एंग्लो बुर्मीज वॉर चली, ठीक है। एंग्लो बुर्मीज वॉर चली, ठीक है। एंग्लो बुर्मीज किसे कहते हैं? बर्मा पहले पुराना नाम था किसका? म्यांमार का, म्यांमार, ठीक है, इसका ओल्ड नेम, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम था बुर्मा। तो एंग्लो बुर्मीज वॉर जो थी वो इसी टाइम पे करी गई थी, ठीक है। तो अंग्रेज जो थे, जितने ब्रिटिशर्स थे, वो असम में रहने आए थे। उन्होंने बोला था कि जब तक ये वॉर है तब तक हम यहाँ हैं, ठीक है, बाकी फिर हम चले जाएंगे। पर ये लोग क्या हुआ, एक्चुअली ये लोग गए नहीं और अहोम की साइड टेरिटरीज ऑक्यूपाई करने लगे, ठीक है। उनकी जितनी टेरिटरी थी वो हड़पने लगे। तो अहोम किंगडम के सारे लोगों ने इन पर रिवोल्ट करना चालू कर दिया इनके अगेंस्ट, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है अहोम रिवोल्ट, जो कि 1828 में असम में किया गया, जिसका लीडर किसे माना जाता है? गोमधर कुंवर को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये है पागलपंथी सेक्ट। इसमें हुआ क्या करता था, हिंदुइज्म और ये सूफी, हिंदू और सूफी सेंट, ठीक है, इन दोनों की टीचिंग्स, और एक होता है डिस्क्रिप्शन, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, ठीक है। इसमें क्या माना जाता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं सब में भगवान बसते हैं, ठीक है।
तो इन तीनों को मानने वाला एक सेक्ट हुआ करता था, ठीक है, जो इन तीनों को मानता है, हिंदुइज्म, सूफिज्म और सारे सब्जेक्ट मतलब सारी वस्तुओं में भगवान बसते हैं, इन तीनों को मानने वाला एक सेक्ट हुआ करता था। तो ये पागलपंथी सेक्ट था, ये कब इमर्ज हुआ? 1825 में बंगाल में, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे? करम शाह के बेटे टीपू शाह, ठीक है, ये इसके लीडर थे जिनने ये सेक्ट चालू किया था, ठीक है। ये एक रिलीजियस सेक्ट हुआ करता था, ठीक है, सेक्ट। इनको पागलपंथी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनकी फिलॉसफी ही यही थी, ठीक है, पागलपंथी वाली। अगला अपराइजिंग की बात करते हैं, तो अगला अपराइजिंग है मोपला अपराइजिंग, ठीक है। मोपला अपराइजिंग कहाँ हुआ? 1836 में मालाबार में। मोपला अपराइजिंग हुआ किसके अगेंस्ट था? एक्चुअली ये अपराइजिंग किसके अगेंस्ट हुई? इसमें हुआ करते थे मुस्लिम पेजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, पेजेंट्स, ठीक है। और लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे, जमींदार जो हुआ करते थे, वो हुआ करते थे हिंदू, ठीक है। तो ये मोस्टली एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला सीन था। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये 2 बार हुआ एक्चुअली हिस्ट्री में। एक तो 1836 में हुआ और दूसरा कब हुआ? 1920s के अराउंड, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे चल के। तो ये मोपला अपराइजिंग 2 बार हुआ हिस्ट्री में, ठीक है, और मेनली ये हिंदू मुस्लिम बन के ही रह गया, ठीक है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ। ये आपको याद रखना है 1836 में मालाबार वाले रीजन में, और यही इसी रीजन में दोनों बार हुआ ये, ठीक है, मोपला अपराइजिंग, ठीक है। मुस्लिम पेजेंट्स मतलब मुस्लिम किसान और हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कोल म्यूटिनी की। ये कब हुई? 1831 में। इसका लीडर कौन था? बुधो भगत। और ये किस एरिया में हुआ? छोटा नागपुर एरिया में, ठीक है। तो इस वाले एरिया को छोटा नागपुर एरिया कहा जाता है, जो कि बहुत ही रिसोर्स रिच जगह है, ठीक है। तो यहीं पे कोल म्यूटिनी हुई थी, क्योंकि कोल एक ट्राइब थी जो कि इस जगह पे रहा करती थी, ठीक है। हो एंड मुंडा अपराइजिंग हुई, ठीक है। इसके लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा से आपको क्या याद रखना है? इनका गांव, बिरसा मुंडा का गांव कौन सा था? उलीहट विलेज से थे, ठीक है। ये उलीहट इनके गांव का नाम था बिरसा मुंडा के। ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोदी जी विजिट किए थे। ये एकमात्र ऐसे बड़े लीडर हैं जिनने उलीहट विजिट किए हैं, ठीक है। एकमात्र प्राइम मिनिस्टर है जिनने उलीहट विजिट किया है, तो ठीक है। और ये कहाँ रोज हुआ? मतलब यहाँ इसे ये क्या बोलते हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ? रांची से स्टार्ट हुआ और सिंहभूम तक ये स्प्रेड हुआ। कब? 1899 में। कौन सा रिविलियन, कौन सा अपराइजिंग? हो एंड मुंडा अपराइजिंग, ठीक है, हो या फिर मुंडा अपराइजिंग, ठीक है। अगली बात करते हैं संथाल रिविलियन की। 1855 के अराउंड संथाल रिविलियन इमर्ज हुआ, ठीक है। और कहाँ हुआ? राजमहल हिल्स में। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे यहाँ पे एक एक्सटेंशन है हिल्स का, ठीक है, इस एरिया के अराउंड। तो इस एरिया को कहा जाता है राजमहल हिल्स। ये मोस्टली किस जगह पड़ता है? झारखंड वाले रीजन पड़ता है, ठीक है, झारखंड वाले रीजन में पड़ता है राजमहल हिल्स, ठीक है। तो वहीं पे संथाल रिविलियन हुआ था और इसके लीडर कौन थे? सिंधु और कान्हू, ठीक है। संथाल से आपको क्या रखना है? हमारी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये भी संथाल ट्राइब से है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी संथाल रिविलियन कब हुआ? 1855 में। कहाँ? राजमहल हिल्स में। इसके लीडर कौन थे? सिंधु और कान्हू, ठीक है। और ये दोनों भाई हुआ करते थे, ठीक है, इन दोनों भाई ने चालू किया था, ठीक है। अब ये इंडिगो रिवॉल्ट की बात करें तो ये इंडिगो रिवॉल्ट वो वाला नहीं है जिसमें गांधी जी आए थे, ठीक है, ये उससे पहले हुआ था, पर ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, ठीक है। ये हुआ था 1859 में, ठीक है। कहाँ? नादिया, वेस्ट बंगाल में। एक्चुअली हुआ क्या करता था, ब्रिटिशर्स कहते थे कि मतलब जो पेजेंट्स को कहते थे, किसानों को, कि जो वीट है, ठीक है, और जो भी तुम्हारी नेसेसिटीज़ है, कॉटन है वगैरह है, वो सब तुम मत उगाओ सिर्फ इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? एक ब्लू कलर की डाई होती है, मतलब एक ऐसा फसल होती है जिससे ब्लू डाई बनाते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी अच्छा दिखता है उसका कलर, और उसकी मतलब वो कलर ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था यूरोप में, और कहीं और वो ग्रो नहीं होता था, तो इनसे ज़बरदस्ती का ये लोग इंडिगो उगाते थे, ठीक है। तो उसी के खिलाफ सारे पेजेंट्स ने इंडिगो रिवॉल्ट चालू कर दिया। इसके लीडर कौन थे? दिगंबर और विष्णु विश्वास, ठीक है, याद रखना है हमें इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है। कब हुआ? 1859 में, 2 साल बाद 1857 के, ठीक है। अब हम आते हैं 1857 रिवॉल्ट पे, ठीक है। मेन कॉज इसका क्या हुआ 1857 रिवॉल्ट का? ब्रिटिश की पॉलिसीज़। ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बना दी? इनने एक पॉलिसी बनाई, जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ करता था कि सारे सोल्जर्स को बोला जाता था, ठीक है, कि फॉरेन सॉइल पे ड्यूटी के लिए जाओ। जैसे इंडिया है, इंडिया के दूसरे देश जैसे म्यांमार और ये मतलब ब्रिटिश की जितनी भी टेरिटरीज थी, अमेरिका, यूएस वगैरह, तो वहाँ पे जाके ये लोग
ड्यूटी करें ब्रिटेन के फेवर में, ठीक है, जहाँ भी ब्रिटिश की वो है कॉलोनी वहाँ पे। तो माना क्या जाता था उस टाइम पे कि मतलब अगर समंदर पार करके चले गए तो तुम्हारी कास्ट खत्म हो गई, ठीक है। कास्ट मतलब जाति। उस टाइम पे माना जाता था कि तुम्हारी जाति खत्म हो गई अगर तुम समंदर पार करके चले गए। तो एक तो ये जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये कौन लाया था? कैनिंग लाया था, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कौन लाया था? कैनिंग लाया था, ठीक है। और दूसरी पॉलिसीज कौन लाए लोग? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसके द्वारा लाई गई? 1848 डलहौजी में, 1848 में डलहौजी के द्वारा, ठीक है। इस पॉलिसी से इसने क्या क्या एक्वायर कर लिया? फर्स्ट जगह जो एक्वायर कर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ क्या करता था, इसमें जो भी राजा जो है, ठीक है, उसका जो भी नेचुरल हायर जो नहीं है जिस भी राजा का, ठीक है, नेचुरल हायर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब कोई खुद का सगा कोई बेटा नहीं है, ठीक है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ब्रिटेन के पास चली जाएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया कौन? डलहौजी लाया, ठीक है। इसने क्या क्या एक्वायर कर लिया? सबसे पहले इसलिए 1848 में सतारा को एक्वायर किया, दूसरी बार मतलब फिर 1849 में संबलपुर और जैतपुर को एक्वायर किया, ठीक है। और थर्ड उसने 1854 में झांसी को एक्वायर किया। क्यों? क्योंकि झांसी का भी कोई नेचुरल हायर नहीं था। नेचुरल हायर मतलब राजा का असली वारिस कोई था नहीं, ठीक है, वो ही था, अडॉप्टेड था। तो अडॉप्टेड को नहीं माना जाता नेचुरल हायर, ठीक है। यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आगे देखते हैं, मतलब आगे इसने जम्मू वम्मू भी एक्वायर किया, खैर वो सब तो देखते नहीं है, आगे देखते हैं। इमीडिएट कॉज और भी क्या क्या थे उसके, ठीक है। ग्रीस्ड कार्टिलेज यूजिंग ऑफ पोर्क एंड बीफ। पोर्क क्या होता है? सुअर का मांस, ठीक है। बीफ क्या होता है? गाय का वो मीट, ठीक है। तो माना क्या जाता था उस टाइम पे, एक न्यूज़ मतलब अफवाह कुछ लोग मानते हैं, वैसे कुछ रियल में मानते हैं, ऐसा माना जाता था कि एक कार्टिलेज हुआ करता था, ठीक है, ऐसे एक गोली हुआ करती थी जो बंदूक में डलती थी, और इसके ऊपर जो ये ढक्कन हुआ करता था ना, ये मांस का बना होता था। ऐसा माना जाता था ये जो कार्टिलेज के ऊपर जो ढक्कन लगाया है, ठीक है, ये पोर्क और बीफ का बना है, और इस गन बंदूक को चलाने के लिए इस कार्टिलेज को निकालना पड़ता था। ये बहुत हार्ड हुआ करता था, तो इसे दांत से खींच के निकालना पड़ता था। और पोर्क जो है ये इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, ठीक है, और हम लोगों के लिए ये बीफ बहुत गलत ही चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि हम गाय को सैक्रेड मानते हैं, और वो होती भी है, ठीक है। और मंगल पांडे ने क्या किया था, जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर था, उसने अपने सीनियर को मार दिया था, ठीक है। तो इनको 8 अप्रैल को हैंग कर दिया था। हैंग करने का मतलब क्या? फांसी दे दी थी, ठीक है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल को, ठीक है। और 24 अप्रैल को थर्ड नेटिव कैवलरी ने रिफ्यूज़ कर दिया इस कार्टिलेज का यूज़ करना, ठीक है, और इसीलिए उन सबको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। 24 अप्रैल को थर्ड नेटिव कैवलरी जो था ना, तो उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया इस कार्टिलेज का यूज़ करना, इस गोली का यूज़ करना अपनी बंदूक में, ठीक है। तो उन सबको जेल में डाल दिया। तो वो लोग क्या किया? जेल तोड़ लिया, और 10 मई 1857 को रिवोल्ट चालू कर दिया। रिवोल्ट चालू करने का मतलब क्या? एक मार्च चालू कर दी, ठीक है, दिल्ली के लिए, दिल्ली तक के लिए एक मार्च चालू कर दी, ठीक है। और उसी से तभी से माना जाता है कि 1857 के 10 मई को रिवोल्ट चालू हो गया, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये चालू कहाँ से हुआ, तो ये चालू हुआ मेरठ से, ठीक है। 1857 रिवोल्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मेरठ कहाँ से चालू हुआ, तो मेरठ से चालू हुआ, ठीक है। रीज़न ऑफ फेलियर हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं इसके लीडर्स, कौन कौन से लीडर्स ने कहाँ से लीड किया 1857 रिवोल्ट। दिल्ली से लीड किया बहादुर शाह जफर ने, जो कि लास्ट मुगल एम्परर था, ठीक है, और या फिर भक्त खान ने, जो कि इसका वो था सेनापति, ठीक है। लखनऊ से किसने लीड किया? बेगम हजरत महल ने। कानपुर से किसने लीड किया? नाना साहब ने, या फिर तात्री टोपे ने। नाना साहब वही था, हमने पढ़ा था, बाजीराव जो सेकंड था उसका अडॉप्टेड सन था, ठीक है, अडॉप्टेड सन था नाना साहब। तो इसकी भी प्रॉपर्टी पूरी, मतलब इसका भी पूरा रूल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में चला गया था, इसीलिए इसने भी रेवल कर दिया, ठीक है। 1857 की क्रांति में इसने कानपुर से लीड किया, ठीक है। बिहार से किसने लीड किया? कुंवर सिंह ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। बरेली से खान बहादुर खान ने। और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है। और इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, वहाँ से शाह अमल ने, ठीक है। अब इतने लोगों ने लीड किया तो सप्रेस भी किसी ने किया होगा, ठीक है, इसीलिए तो वो फेल हो गया। तो दिल्ली से सप्रेस किया जॉन निकोलसन ने। लखनऊ से सप्रेस किया हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर से सप्रेस किया कॉलिन कैम्पबेल ने। झांसी से सप्रेस किया ह्यूज रोज ने, ठीक है। ये जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आप कोई भी पेपर उठा के देख लिए, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। फ्यूजनिक फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले वो पढ़ लेते हैं। ये रीज़न ऑफ फेलियर, ये आखिर ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, ठीक है। इसकी फेल होने की सबसे मेन रीज़न था कि इनका इसका टेरिटोरियल सोशल बेस काफ़ी लिमिटेड था, ठीक है, काफ़ी कम लोगों तक फैला था। इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी का मतलब होता है सिपाही विद्रोह, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी इंडियन और मुस्लिम जो मतलब जितने भी इंडियन वो थे सिपॉय, उन सब ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है, और आम लोगों तक काफ़ी कम पहुंचा था, ठीक है, इसलिए टेरिटोरियल और सोशल बेस काफ़ी कम था। और कुछ मतलब पेजेंट्स जो थे वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो अपने इमीडिएट कॉज की तरफ कर रहे थे। वो कर क्या रहे थे, सारे जमींदार वगैरह के पेपर फाड़ दे रहे थे ताकि उनके कर्जा वर्जा जितना भी था वो सब दिखे नहीं, पता नहीं चले, ठीक है। और क्या रीज़न था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। लीडरशिप जो थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी। जैसे हमने देखा कि इतनी ही मतलब इतने से ही बस लीडरशिप थी, और देश तो हमारा काफ़ी बड़ा है ना, और लीडरशिप भी थी, उसकी कोऑर्डिनेशन भी नहीं सही थी, ठीक है। लैक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया उनका पर्सपेक्टिव जो था वो सेम ही नहीं था, उनका टारगेट एक ही नहीं था। जैसे ये भी लिखा है, लैक ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेड लीडर टू फाइट अगेंस्ट, कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई मतलब सबको पता ही नहीं था ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें म्यूटिनी जो विद्रोह करना है, हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट करना है, सब अपने इमीडिएट कॉज को देख रहा था, ठीक है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी पूरी सोसाइटी में उस टाइम पे, ठीक है। हुआ क्या था, ये लोग मान रहे थे कि जो लास्ट रूलर है ना बहादुर शाह जफर, इसे ही अपना राजा मान लिया था। कहा था कि अब हम ब्रिटिश की सुजरैनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि बहादुर शाह जफर मुगल का राष्ट्र रूलर यही अब हमारा राजा है, ठीक है। पर हुआ नहीं ऐसा कुछ, इसके अरमान तो क्या ही। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, ठीक है। इससे हुआ क्या, जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी वो सारी एबॉलिश की चली गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1857 रिवोल्ट हुआ, और ये माना गया इससे कि जितना भी मतलब ये कंपनी ने जितना भी किया ये सब वॉइड रहा, ठीक है। तो इससे माना क्या गया कि कंपनी जितना भी कर रही थी वो सब काफ़ी यूज़फुल नहीं रहा ब्रिटेन के लिए, ठीक है। वो बहुत ही फॉल्टी साबित हुआ, ठीक है, फॉल्टी, बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी साबित हुआ। और अब सारी पावर क्राउन के हाथ में आ गई, ठीक है, सारी क्वींस के हाथ में आ गई। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है, क्वींस प्रोक्लेमेशन, ठीक है। इसे क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 को। इसमें क्या इनने सजेस्ट किया था, इनने क्या बोलते हैं इस एक्ट में क्या क्या था कि सबसे कम इंडियंस को लो आर्मी में, ठीक है। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया, ठीक है। और सेक्रेटरी जो था, सेक्रेटरी ऑफ जनरल एक पोजीशन बना दी गई, कहाँ, ब्रिटेन में, जो इंडिया के अफेयर्स देखते थे, जो कि 15 मेंबर्ड काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। एक मतलब सेक्रेटरी ऑफ जनरल की प्लेस बना दी गई ब्रिटेन में, जिसको सैलरी भी इंडिया से जाती थी, ठीक है। ये 15 मेंबर काउंसिल हुआ करती थी जो कि इंडिया के बारे में सारे डिसीजन लेती थी, ठीक है। अब बोला इनने कि अब हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। इनने कहा कि अब हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात करेंगे क्योंकि अब कंपनी से, ट्रेडिंग कंपनी से अब क्राउन पे रूल आ गया, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, सभी को पता है। इस पर कमेंट क्या दिया, वीडी सावरकर ने इसे कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा कहा गया 1857 रिवोल्ट को, वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट वॉइसरॉय भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला वॉइसरॉय कौन बना, फर्स्ट वॉइसरॉय बना कैनिंग, ठीक है। 1857 रिवोल्ट के अराउंड भी यही गवर्नर जनरल हुआ करता था कैनिंग, और यही वॉइसरॉय भी बना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो इसका मैं लिंक दे दूंगा कमेंट में, ठीक है, पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को, अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं क्विज़ और PDF के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।